हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप सबकी डिमांड्स पर मैं आपके लिए कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2023 फिज़िक्स क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है बच्चों, in a system of unit, if force F, acceleration A and time t are taken as fundamental units, then the dimensional formula of energy is। एनर्जी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है इन फॉर्म ऑफ एफ ए एंड टी। आपको एफ ए और टी की फॉर्म में आपको एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन है बच्चों एफ ए स्क्वायर टी, ऑप्शन बी एफ स्क्वायर ए टी, ऑप्शन सी एफ ए टी का स्क्वायर, ऑप्शन डी एफ ए टी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एफ ए टी का स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। कैसे, चलिए देखते हैं। लेट हम मान लेते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला जो है एफ की पावर एक्स, ए की पावर वाई और टी की पावर जेड है। हम दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे हर चीज़ के। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है एम एल का स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर होता है और बरा इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है एम एल टी माइनस टू ब्रैकेट क्लोज एक्स। देन आपका ये ए से आपका एक्सेलेरेशन डिनोट हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू ब्रैकेट क्लोज वाई एंड देन टी सिंपल टी ब्रैकेट क्लोज जेड। आपका जो एम एम है उनकी सारी अब हमें इनको इकट्ठा लिखना है। एम किसके पास है? सिर्फ एक्स के पास है। अगर आप इस तरफ देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे तो एम की पावर जो एक्स सिर्फ एक्स है। देन एल पर देखते हैं, एल आपके पास एक्स में भी आ रहा है और वाई में भी आ रहा है, तो एल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देन आपका टी आपका एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है और जेड में भी आ रहा है, तो टी माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों साइड की इक्वेशन, लेफ्ट साइड और राइट साइड की इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं एम के पावर लेफ्ट साइड में एम की पावर एक्स के बराबर है 1। एम के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जब कोई पावर नहीं होती तो वहाँ पे 1 मान लिया जाता है, तो एक्स की पावर हमारी 1 आ गई। ऐसे ही एल की पावर, इधर एल की पावर 2 है और इधर एल की पावर एक्स प्लस वाई है, तो इधर जब हम देखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारी y की वैल्यू 1 आ गई। देन आपका z वाला कंपेयर करना है आपको। अब माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? माइनस टू के। ये वाली वैल्यू आपकी माइनस टू के बराबर हो जाएगी। जब हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें पता है 1 है, एक्स टू माइनस टू इंटू वन हो जाएगा। देन माइनस टू इंटू वाई की वैल्यू भी हमें पता है 1 हो जाएगी। देन z की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर माइनस टू, तो z की वैल्यू जो आएगी आपकी माइनस टू प्लस टू आपका कट पिट के आपका 2 बच जाएगा, तो z की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। और जब हम इसे डायमेंशनल फॉर्मूले में रखेंगे एनर्जी के, तो एफ 1 ए 1 टी की पावर 2, बच्चों ये टी की पावर 2 है, यह ढंग से प्रिंट नहीं हो पाया यहाँ पे, तो ये एफ ए टी की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन आर ए रॉन्टेजन, बी मैडम क्यूरी, सी रदरफोर्ड, डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों एक्सरे को डिस्कवर किया था रॉन्टेजन ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनइलास्टिक कोलिजन? इनइलास्टिक कोलिजन कौन सा नहीं है? अ मैन जंप ऑन अ कार्ट, अ बुलेट एम्बेडेड इन अ ब्लॉक, कोलिजन ऑफ टू ग्लॉस बॉल, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों जो इनइलास्टिक कोलिजन का यहाँ पर है, कौन सा नहीं है इनइलास्टिक कोलिजन? तो जो है वो है बच्चों आपका कोलिजन ऑफ टू ग्लास बॉल। बाकी आपका मैन जंप ऑन अ कार्ट, अ बुलेट एम्बेडेड इन अ ब्लॉक, ये दोनों क्या आपके इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना क्या है? एक्सोथर्मिक चेंज विच इंक्रीज और डिक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑन अप्लाइड प्रेशर, न्यूक्लियर प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, नन ऑफ द अबव।
तो बच्चों जो फिनोमिना है आपका रेडियो एक्टिविटी का, वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूक्लियर प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, वो नेचुरली हो रहा है, जैसे हो रहा है होता रहेगा, उस पर हीट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होता है, तो उस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इफ लैम्डा वी, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्सरे एंड माइक्रोवेव रिस्पेक्टिवली, देन। बच्चों क्वेश्चन में आपका लैम्डा वी विजिबल लाइट की वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है, लैम्डा एक्स एक्सरे की वेवलेंथ और लैम्डा एम माइक्रोवेव की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको इसमें ऑर्डर बताना है क्वेश्चन में कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और किसकी कम है। ऑप्शन ए है बच्चों लैम्डा एम ग्रेटर देन लैम्डा एक्स ग्रेटर देन लैम्डा वी। ऑप्शन बी लैम्डा वी ग्रेटर देन लैम्डा एम ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। ऑप्शन सी है बच्चों लैम्डा एम ग्रेटर देन लैम्डा वी और लैम्डा वी ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। ऑप्शन डी है लैम्डा वी ग्रेटर देन लैम्डा एक्स एंड लैम्डा एक्स ग्रेटर देन लैम्डा एम। तो बच्चों इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है आपकी माइक्रोवेव की, देन विजिबल लाइट एंड देन एक्सरे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। वेवलेंथ का बच्चों ऑर्डर दिया हुआ है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 से 7900 तक, एक्सरे की होती है 1 से 100 और माइक्रोवेव की होती है बच्चों 10⁻7 से 10⁻9 तक। तो आपको इस ऑर्डर से, वेवलेंथ के ऑर्डर से पता चल रहा है माइक्रोवेव की सबसे ज़्यादा है, देन विजिबल लाइट की एंड देन एक्सरे की। तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा, लैम्डा एम ग्रेटर देन लैम्डा वी एंड लैम्डा वी ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। और विजिबल लाइट, एक्सरे एंड माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों क्या है? ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब क्वेश्चन 6 पर आते हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन है बच्चों टेम्परेचर रिमेन। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या नहीं होता? इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें से आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बतानी है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन बी आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। ऑप्शन सी नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ना तो हीट बाहर जाएगी और ना अंदर आएगी। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी, इसका बच्चों आंसर सी हो जाएगा आपका, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। ना तो ये इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर देख लेते हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। आपके ऑप्शन में नो लिखा है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एंटर भी होती है और सिस्टम को लीव भी करती है, जिससे कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो दी है सी, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। यस होना चाहिए वहाँ पे, यस हीट एंटर और लीव द सिस्टम, तब ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं बच्चों। अ फोर्स एफ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू AT प्लस BT का स्क्वायर, ये स्क्वायर है बच्चों। वेयर T इज द टाइम, वेयर व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। आपको A और B की आपको डायमेंशंस बतानी है। ऑप्शन है MLT-1, MLT-0, ऑप्शन बी MLT-3 एंड ML2 T की पावर 4। ऑप्शन सी है बच्चों MLT की पावर -4 एंड MLT1। ऑप्शन डी है MLT की पावर -3, MLT की पावर -4। तो बच्चों इसमें आपको गिवन क्या है, फोर्स का आपको एक फॉर्मूला दिया है। F इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन दिया है, F इज इक्वल्स टू AT प्लस BT का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल होमोजिनिटी के अकॉर्डिंग जो आपकी डायमेंशन A है वो आपकी F के बराबर होगी और जो डायमेंशन B है वो भी आपके F के बराबर होगी। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ A देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ AT, आपकी डायमेंशन ऑफ AT आपकी डायमेंशन ऑफ F के बराबर होगी। तो जब AT बराबर F रखेंगे बच्चों तो A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F/T। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है MLT-2/T, तो आपकी A की डायमेंशन हो जाएगी MLT की पावर -3। सिमिलरली जब हम
बी टी का स्क्वायर बराबर एफ रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ए टी बराबर डायमेंशन ऑफ एफ रखा था, सिमिलरली हम यहाँ पर भी डायमेंशन ऑफ बी टी का स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ एफ रखेंगे। तो बी की वैल्यू जब निकालेंगे वो एफ बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। एफ की डायमेंशन हमें पता ही है, एम एल टी की पावर -2 और टी स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा एम एल टी की पावर -4। ठीक है बच्चों, तो आपका इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम एल टी की पावर -3 एंड एम एल टी की पावर -4। बच्चों पेपर के लिए आपको अपनी कुछ डायमेंशंस तो याद रख करके जानी होंगी, जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, प्लैंक कांस्टेंट हुआ, और भी जो आपके मोमेंटम वगैरह की, आपको इन सब की डायमेंशंस याद करके जाना। कोई ना कोई एक डायमेंशन आपसे पूछ ली जाएगी, या इस तरह से भी आपका डायमेंशन का क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्ट भी आपका डायमेंशन का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मेन डायमेंशंस तो आप याद करके जाना, उनके अगर आपको याद नहीं होते तो उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर, जीनर डायोड का काम किस लिए आता है? ऑप्शन है बच्चों, ए प्रोड्यूसिंग ऑसिलेशन इन एन ऑसिलेटर, बी एम्पलीफिकेशन, सी स्टेबलाइजेशन, डी रेक्टिफिकेशन। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एज अ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। स्टेबलाइजेशन यूज्ड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। पर आते हैं बच्चों, फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दैम। फिजन ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल होता है क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन। अब आपको रीजंस दिए हैं नीचे ऑप्शंस में, आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर। आपकी बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर के साथ इंक्रीज करती है एट हाई मास नंबर। बी है आपका डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, डिक्रीज करेगी जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, हाई मास नंबर पर पहुंचेगा, वैसे वैसे आपकी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी। ऑप्शन सी है बच्चों, इंक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर। आपकी जैसे जैसे आपके मास नंबर बढ़ेंगे एट लो मास नंबर पर भी आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। एंड ऑप्शन डी डिक्रीज विद मास नंबर एट लो मास नंबर। तो बच्चों इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे ही आपका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज होगा और उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो सबसे कम स्टेबल हो जाएंगे। और जैसे ही वो उनकी स्टेबिलिटी कम होगी तो उनके जो न्यूक्लियस का फिजन है वो ईजिली पॉसिबल होता है। तो जो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे ही आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगा और आपका फिजन ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। आप प्लैंक कांस्टेंट को और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लेना है आपको h/i। प्लैंक कांस्टेंट का आपको बच्चों जो डिनोट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट को वो h से डिनोट करते हैं, तो h/i होगा। तो जब उसको हम सोल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टाइम। तो बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी में आता है, क्या आएगा बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी में आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाती, इसलिए मैंने आपका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, E इज इक्वल्स टू प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से आप प्लैंक कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला बना लेंगे बच्चों, H इज इक्वल्स टू E/F। ये आपका E/F हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला। इसमें आप E की आपको एनर्जी की क्या रखनी है, आपको डायमेंशंस रखनी है, आपको फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन रखनी है। देन उस पूरी डायमेंशन के अंदर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी आपको डायमेंशन रखनी है, I की भी डायमेंशन रखनी है, और फिर उनकी काट पीट करके जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका 1/T आपका ऑप्शन आ जाएगा। और 1/T किसका होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का होता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी जैसे जैसे लिखा हुआ था, तो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू फॉर रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऑप्शन है बच्चों इसके, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से देन रोलिंग फ्रिक्शन।
ऑप्शन बी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, देन आपका रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी है बच्चों आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन से, और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। देन आपका बच्चों जो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वो ज़्यादा होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन से, और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, देन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका ए सही। सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, देन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड देन आपका रोलिंग फ्रिक्शन। बच्चों इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आज आपको लग रहा होगा दीदी ने तो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस कराए हैं, वो इसलिए बच्चों क्योंकि मैं आपको इस मेथड से आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जैसे आपने अभी मेरा प्लैंक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाते, इसलिए मैंने सिलेक्टेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराए हैं आपको। आप मुझसे इतना डिमांड कर रहे थे कि मैम फिजिक्स के क्वेश्चंस करा दीजिए, तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूँ फिजिक्स के थ्योरेटिकल। अगर आपको फिर भी मुझसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी विद देयर हिंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे नहीं कि मैं आपको फुल सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट हाँ उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्या हिंट लग रही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।